प्रिय विद्यार्थियों, बीए भाग द्वितीय की इस व्याख्यानमाला में इस कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लक्ष्मी नारायण रंगा द्वारा लिखित एकांकी कमल और कैक्टस को पढ़ना प्रारंभ करेंगे और इसके अंतर्गत हम पहले लेखक अर्थात नाटककार के बारे में जानकारी लेंगे और फिर हम इस एकांकी के बारे में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं लक्ष्मी नारायण रंगा के व्यक्तित्व और कृतित्व पर। लक्ष्मी नारायण रंगा का क्या व्यक्तित्व रहा है, क्या कृतित्व रहा है? आप मूलतः राजस्थानी के बहुत प्रसिद्ध लेखक रहे हैं। हालांकि हम ये नहीं कह सकते आप मात्र राजस्थानी के ही हैं, राजस्थानी के साथ साथ हिंदी पर भी आपका पूरा प्रभाव रहा है, इसीलिए आप अनुवाद के क्षेत्र में भी काफ़ी सक्रिय रहे हैं। आपका जन्म 4 फरवरी 1934 को बीकानेर में हुआ और बचपन से ही आप जुड़ गए थे अपनी रुचि के कारण नाटकों से, मंच से, इन सब से जुड़कर रंगमंच से जुड़ गए थे और इसी क्षेत्र में सक्रिय भी रहे। और इसके साथ साथ आपने खाली यही नहीं कि नाटक ही लिखे हों, नाटक के साथ साथ आपने कविताएं भी खूब लिखी, आपने लघु कथाएं भी लिखी, आपने कहानियां भी लिखी। इसके साथ साथ आप अपनी इन रचनाओं के कारण विविध क्षेत्रों में सक्रिय रहे और विभिन्न अकादमियों द्वारा आपको पुरस्कृत भी किया गया। पूर्णविदम जो एक राजस्थानी नाटक है, उस पर आपको अखिल भारतीय साहित्य अकादमी द्वारा जो है एक पुरस्कार भी आपको प्रदान किया गया, अकादमी पुरस्कार, जो 1906 में दिया गया। इसी के साथ हम ये भी कह सकते हैं कि आपकी ये जो रचनाएं थी उनका प्रभाव पूरे राजस्थान पे था और वो बात सिद्ध होती है इनके उस रूप से जिसमें आपके नाटक अमर शहीद को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं में लगभग 10-15 वर्षों तक पढ़ाया जाता रहा। देखिए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में किसी चीज़ को लागू करना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि बच्चों को एक संदेश देने का काम वहाँ चलता है और वो कार्य आपके नाटकों के द्वारा किया गया। और हेलो नामक एक राजस्थानी नाटक भी बोर्ड की पाठ्य पुस्तक में संकलित होकर के हमारे सामने आया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आपकी नाट्य कला का काफ़ी प्रभाव रहा। हालांकि आपका नाम बड़े बड़े लोगों के नामों में तो शामिल नहीं हो पाया, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि आपका कार्य कहीं भी कमज़ोर रहा हो। आपकी लगभग 44 रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं और इसी प्रकार से अब भी बहुत सी रचनाएं ऐसी हैं जो प्रकाशित होने के कगार पर है या प्रकाशित होने के लिए प्रतीक्षा कर रही है। इसके साथ साथ आपकी जो रचनाएं थी, ये इन रचनाओं में रेडियो पर तो पढ़ी गई हैं, प्रसारित की गई हैं और दूरदर्शन पे प्रदर्शित भी की गई हैं। आप नाटक भी लिखते रहे हैं, आप एकांकियाँ भी लिखते रहे हैं, इसके अलावा कविता भी आपकी काफ़ी रही हैं। उन कविताओं में कईयों के मैं आपको नाम बताता हूँ। इनके 2 तो संग्रह हैं, सावन फागण और दूसरा है आँख ही समझे। तो ये 2 संग्रह है। इसमें कुछ कविताएं प्रमुख रूप से हम कह सकते हैं, जैसे रात है, जनतारी आवाज़ है, साँच है और भौ है, भौ जो है, और संस्कृति नामक है कविता, पतियारो है, आतंक नामक कविता है, राष्ट्रीय पर्व नाम की कविता भी आपने लिखी है, चेतना नाम की कविता भी आपके ही काव्य संग्रह में मिल जाती है, और पर्यावरण रा दूहा
जो कि आपकी पर्यावरण के प्रति रुचि जो है उसको भी प्रकट करता है। ये नहीं है कि खाली मनोरंजन के लिए या खाली व्याख्यान देने के लिए आपने कोई रचनाएं की हो। कविताओं में पर्यावरण लाना किसी भी व्यक्ति की उस अभिरुचि को दर्शाता है, उस क्षेत्र को दर्शाता है या उस लालसा को दर्शाता है जिसमें कि वो चाहता है कि पर्यावरण सुरक्षित रहे, हमारे राजस्थान का, हमारे भारत का और पूरे विश्व का। तो ये बात उनको अन्य जो साहित्यकार रहे हैं उनसे थोड़ा सा अलग कर देती है। इसके साथ साथ जो निबंध लघु कथा है वो भी आपकी रही हैं, यहाँ तक कि गज़लें भी आपने लिखी हैं, निबंध भी लिखे हैं, इसके साथ साथ बाल साहित्य भी आपने लिखा है। अब देखिए, गंभीर रचनाओं के साथ साथ बाल साहित्य भी लिखा है। और एक चीज़ और इनके महत्वपूर्ण है कि आपने प्रौढ़ साहित्य भी लिखा है। एक तो सबके लिए साहित्य होता है, लेकिन आपने विशेष रूप से बाल साहित्य भी लिखा है और विशेष रूप से प्रौढ़ साहित्य भी आपने लिखा है। इस तरह से हम देखते हैं कि उनके लेखन की, उनकी रचनाओं की संख्या काफ़ी अधिक है। और हिंदी की सभी जो प्रतिनिधि पत्रिकाएं हैं, प्रतिष्ठित जो पत्रिकाएं हैं, उनमें आपकी रचनाएं जो है प्रकाशित होती रही हैं। इसके साथ साथ राजस्थानी लोक नाट्य एवं संस्कृति पर आपने शोध परक कार्य भी खूब किया है। ये नहीं है कि आपने खाली लिखा या लेखन कार्य किया, बल्कि शोध परक आपकी दृष्टि रखते हुए आपने शोध कार्य या शोध परक कार्य भी किया है, जिसने कि राजस्थानी संस्कृति और राजस्थानी लोक नाट्य इत्यादि पर लोगों का ध्यान आकर्षित किया, उसके बारे में नई खोज हमारे सामने लाने की कोशिश की है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी और जोधपुर में जो स्थापित है, और राजस्थानी भाषा और साहित्य अकादमी जो बीकानेर में स्थापित है, इन संस्थाओं के द्वारा आप जो है सम्मानित भी हो चुके हैं। और लगभग ऐसा माना जा सकता है कि आज 82-83 साल की उम्र आपकी हो गई है और अभी तक आप लेखन के क्षेत्र में सक्रिय हैं। तो ये तो इनका जीवन परिचय हुआ। अब थोड़ा सा जो एकांकी है उसका सार देखेंगे। हालांकि पूर्णतः इसका जो सार क्या, पूर्णतः इसका उद्देश्य तो हम तब देखेंगे जब एकांकी पढ़ लेंगे, एकांकी का सारांश हम जान लेंगे और उसके बाद एकांकी का उद्देश्य क्या है वो हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले शुरुआत में ही हम एकांकी प्रारंभ करने से पूर्व में ये जरूर जान लेंगे कि एकांकीकार लक्ष्मी नारायण रंगा हमको इस एकांकी के माध्यम से किस तरफ ले जाना चाहते हैं, किस दिशा में विद्यार्थियों का ध्यान या एकांकियों का, एकांकी के माध्यम से पाठकों का, दर्शकों का ध्यान खींचना चाहते हैं। यह लक्ष्मी नारायण लाल की एक मार्मिक एकांकी है, कमल और कैक्टस। देखिए, नाम जो इसका शीर्षक है पढ़ते ही हमारे ध्यान को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। कैसे? कमल बिल्कुल नरम नाजुक होता है, कैक्टस कंटीला होता है, दोनों का कोई मेल नहीं है, लेकिन यहाँ शीर्षक में दोनों चीज साथ है। तो हमें कमल और कैक्टस कैसे, ये शीर्षक कैसे दिया? यदि दिया है तो कमल क्या है, कैक्टस क्या है, उनका किस तरह से मेल है या उनका किस तरह से संघर्ष है, वो बात हमारे मस्तिष्क में आती है। तो ये एक बहुत ही मार्मिक नाटक है और इस एकांकी कह सकते हैं। नाटक क्या है? यह एक इस एकांकी में रमेश के माध्यम से और प्रीतम के माध्यम से, इन नामों के जो पात्र हैं उनके माध्यम से लेखक जो है युवा पीढ़ी की जो त्रासदी है उसका वर्णन करना चाहते हैं। और वो त्रासदी क्या है मैं सीधा नहीं बताऊंगा, लेकिन आपने एक फिल्म देखी होगी उड़ता पंजाब, या नाम सुना होगा। या पंजाब के लिए कहा जाता है कि पंजाब तो उड़ता पंजाब है। क्यों क्यों कहा जाता है पंजाब को उड़ता पंजाब, या ऐसी फिल्म क्यों बनी? क्योंकि पंजाब में नशाखोरी की लत बहुत ज़्यादा फैल गई है और नशा करने वालों को ऐसा लगता है कि हम हवा में उड़ रहे हैं,
या वो अपने आप को हवा में उड़ता महसूस करते हैं, इसलिए पंजाब के लिए उड़ता पंजाब कहा गया। आज उस पर नियंत्रण कर लिया गया है लगभग, लेकिन लेखकों द्वारा लिखी गई कहानियाँ, नाटक, एकांकियाँ और उन पर बनी फिल्में हमारा उस तरफ ध्यान जरूर खींचती है। तो उसी तरह से आपने राजस्थान में युवा वर्ग में जो नशे की आदत है, अब नशे में तो सभी चीज़ें शामिल है, नशा तो चाय का भी हो सकता है, लेकिन उस नशे को हम नशा नहीं मानते। नशा हम सामान्य बीड़ी सिगरेट के नशे को भी शायद नशा नहीं मानते, लेकिन वो भी एक नशा है। बीड़ी और सिगरेट का नशा भी युवाओं में खूब फैला है। हालांकि मैं ये मान रहा हूँ कि आजकल पिछले 3-4-5 वर्षों में मैंने देखा है कि बच्चों में बीड़ी सिगरेट के प्रति नशा करने का झुकाव कम हो गया है या नहीं के बराबर हो गया है, और वो खाली गुटखे तक ही आकर के सीमित हो गया है, जो कि वो भी बुराई है, कोई अच्छा नहीं है। तो नशा किसी भी प्रकार का हो, वो युवा वर्ग को छोड़ देना चाहिए या उसके चक्कर में नहीं आना चाहिए। तो युवा वर्ग जो है वो नशीली दवाओं का मुख्यतः नशीली दवाओं के सेवन से है। यहाँ लेखक का तात्पर्य नशीली दवाएं लेकर के उसका अभ्यस्त हो जाता है, उसका आदी हो जाता है, और उसका आदी होने के कारण वो उसके नियंत्रण में आ जाता है। और जब नशीली दवा नहीं मिलती है तो उसे प्राप्त करने के लिए, उसके लिए पैसे प्राप्त करने के लिए वो फिर अपराध की दुनिया में चला जाता है। आज के युवाओं को पहले नशाखोर बनाया जाता है और फिर उनको अपराध की दुनिया में बड़े लोगों द्वारा झोंक दिया जाता है। शराब का और ये जो डोडा अफीम है, इन सब की जो तस्करी होती है वो लगभग इसी तरह के लोगों द्वारा करवाई जाती है, और युवा जो नशे के आदी हो गए उनके द्वारा की जाती है। और नशीली दवाओं का प्रभाव ये हो रहा है कि हमारा युवा दिग्भ्रमित हो रहा है। वो ये तय ही नहीं कर पा रहा है कि हम किस तरह से जिएं, हम समाज में क्या करें, हम समाज से क्या लें, समाज को क्या दें, हमारा समाज के प्रति क्या कर्तव्य है और हमारे क्या अधिकार हैं। इन सब से ही वो भ्रमित है, इन सब के बारे में नहीं जान पा रहा है, कोई तय नहीं कर पा रहा है कि होता क्या है। तो इस तरह से युवा पीढ़ी जो है उस नशे के प्रभाव के फलस्वरूप दिशा से भ्रमित हो रही है, दिग्भ्रमित हो रही है, कोई कुछ भी अपना निर्णय या निश्चय नहीं कर पा रही है। यहाँ नाटककार ने रमेश और प्रीतम के माध्यम से, या रमेश और प्रीतम को नशाखोरी को छोड़ करके सही राह पर चल करके और परिवार और समाज को जो सुख देने की बात यहाँ कहने की कोशिश है, जो संदेश देने की कोशिश है, वो हमको इस नाटक में पूर्णतया दिखाई दे जाती है। अब आज हम इस नाटक के जो पात्र हैं उनके बारे में ज़रूर जान लेते हैं। हालांकि इस नाटक में या इस एकांकी में, हम नाटक नहीं एकांकी ही इसको कहेंगे, इस एकांकी में इस एकांकी में जो पात्र हैं उन पात्रों की संख्या जितनी होनी चाहिए, क्योंकि हम मानते हैं कि एकांकी में पात्र संख्या सीमित होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ताकि जो बात लेखक कहना चाहता है, एकांकीकार कहना चाहता है, जो संदेश देना चाहता है वो स्पष्ट रूप से दे सके। तो कम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ थोड़ी सी मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ ज़्यादा है, क्योंकि नाटक में लगभग 11-12 पात्र दिए गए हैं। उनमें यशोदा है, नरेंद्र है, इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर है, कांस्टेबल है, रमेश है, प्रीतम है जिनकी मैं पहले चर्चा कर चुका हूँ, हिम्मत है, मोहिनी है, राखी है, पूनम है। लेकिन मेरा ये मानना है कि लेखक ने यदि इतने पात्र दिए हैं तो निश्चित तौर पर कोई न कोई उनका उद्देश्य रहा होगा, या कोई उद्देश्य की पूर्ति इन पात्रों के माध्यम से हो रही होगी, तभी इन्होंने इतने पात्र दिया है। लेकिन मूलतः जो पात्र हैं वो वैसे तो सभी थोड़े थोड़े हैं, लेकिन रमेश और प्रीतम जो है उनके माध्यम से ही संदेश हमारे तक लेखक लेकर के आना चाहते हैं। यह लक्ष्मी नारायण रंगा की एक, हम कह सकते हैं कि मार्मिक कहानी है। क्यों है मार्मिक कहानी? इस मार्मिक एकांकी क्यों है मार्मिक एकांकी? क्योंकि नशा करने के बाद या नशे का आदी होने के बाद मनुष्य की या युवा की जो स्थिति हो जाती है वो बड़ी दर्दनाक स्थिति होती है। कोई भी व्यक्ति उसको देखेगा तो वो उसके मर्म को चोट पहुंचाती है।
उसके परिवार वालों को चोट पहुंचाती है, उसका जो आसपास के रिश्तेदार हैं उनको भी बहुत दुखी करती है, पड़ोसियों को दुखी करती है, और हर व्यक्ति के भीतर हृदय तक ये बात चुभती हुई लगती है। इसलिए ये कहानी चूंकि मनुष्य के, पढ़ने वाले के, पाठक के मन को भीतर तक जा कर के छूती है, इसलिए हम इसको एक मार्मिक एकांकी कह सकते हैं। इसके बारे में हम कल संक्षेप में अध्ययन करेंगे, इनके मुख्य पात्रों के बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे, और तत्पश्चात एकांकी का उद्देश्य क्या है, पढ़ने के बाद हमारे सामने किस तरह से स्पष्ट होकर के आता है, उस पर चर्चा करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।